Hello students, good morning. You are most welcome in नवांकुर डिजिलेशन क्लास। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स यूनिट 3 के पार्ट 6 के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही आयताकार कुंडली पर आरोपित बल आघूर्ण के लिए व्यंजक निकालना पड़ता है तथा यह कब अधिकतम होता है तथा यह कब न्यूनतम होता है इसे भी बताना पड़ता है। माना कि डायग्राम में चल कुंडल जो धारामापी होती है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वो इस तथ्य पर आधारित होती है कि जब एक विद्युतवाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स कार्य करता है। चित्र में आयताकार कुंडली ABCD एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में इस प्रकार लटकाई गई है कि भुजा AB तथा CD क्षेत्र के लंबवत रहे। माना AB इक्वल टू CD इक्वल टू स्मॉल l, BC इक्वल टू AD इक्वल टू स्मॉल b, अर्थात इसकी कुंडली की जो लेंथ है स्मॉल l है तथा ब्रेड्थ स्मॉल b है। यदि कुंडली में धारा I दिखाई गई दिशा में बहे तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से भुजा AB पर कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर और भुजा CD पर कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर फोर्स BIL कार्य करता है। ये बल बराबर तथा विपरीत होने के कारण एक वॉल्यूम बनाते हैं जिसके कारण कुंडली विक्षेपित हो जाती है, यानी कि डिफ्लेक्ट हो जाती है। यदि कुंडली के तल पर या लंब क्षेत्र की दिशा में अल्फा कोण बनाता हो तो विक्षेपक बल आघूर्ण होता है एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी के फार्मूले से BIL इंटू B साइन अल्फ़ा या BIA साइन अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ पर जो L इंटू B है वो कुंडली के तल का क्षेत्रफल है, अर्थात A लिख सकते हैं उसके स्थान पे। तो यहाँ पर विक्षेपक वॉल्यूम का आघूर्ण होगा BIA साइन अल्फ़ा। यदि यहाँ पर कुंडली में फेरों की संख्या अधिक n हो तो यह फोर्स होगा NBIA। यदि साम्यावस्था में कुंडली का विक्षेप थीटा हो तो ऐंठन वॉल्यूम का आघूर्ण होता है C थीटा। बैलेंस वाली कंडीशन में NBIA इंटू C थीटा, तो I इक्वल टू C अपॉन NBA इंटू थीटा, I इक्वल टू K थीटा, जहाँ K इक्वल टू C अपॉन NBA यानी धारामापी का नियतांक, I अनुक्रमानुपाती थीटा, अर्थात कुंडली में फ्लो होने वाली जो करंट है वो कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। यही चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत है। अधिकतम होने के लिए अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, टाउ इक्वल टू NBIA साइन 90 डिग्री, NBIA अधिकतम। जब कुंडली का तल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है तो उस पर लगने वाला बल अधिकतम होता है। न्यूनतम होने के लिए यदि अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो टाउ इक्वल टू NBIA साइन 0 या टाउ इक्वल टू 0। अतः जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है तो उस पर लगने वाला फोर्स न्यूनतम होता है, यानी 0 होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, यानी कि निलंबित कुंडली धारामापी। तो इसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर डायग्राम में निलंबित कुंडली धारामापी प्रदर्शित है। इसमें आयताकार अथवा वृत्ताकार एल्यूमिनियम के फ्रेम पर तांबे के पतले व पृथक्कृत तार को लपेट कर एक कुंडली बनाई जाती है। यह कुंडली फास्फर ब्रांच की पतली पत्ती द्वारा एक मरोड़ टोपी से प्रबल व स्थायी डाल चुंबक के ध्रुव खंडों N तथा S के बीच लटकी रहती है। चुंबक के ध्रुव अवतल बेलनाकार कटे होते हैं तथा इनके बीच मुलायम लोहे का क्रोड रखा रहता है। क्रोड कुंडली को कहीं भी स्पर्श नहीं करता है बल्कि कुंडली के ढांचे में के पीछे लगा रहता है। ऐसा करने से चुंबकीय क्षेत्र प्रबल तथा त्रिज्यीय हो जाता है तथा कुंडली का तल सदैव चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर रहता है। मरोड़ टोपी का संबंध एक संयोजक पेच T1 से होता है। निलंबन पत्ती पर एक छोटा समतल दर्पण लगा रहता है।
जो पत्ती के साथ साथ घूमता है। समतल दर्पण पर लैंप स्केल व्यवस्था द्वारा प्रकाश डालकर कुंडली का विक्षेप ज्ञात किया जा सकता है। फॉस्फर ब्रांच की पत्ती चालक का कार्य भी करती है तथा इसके ऐंठन शीघ्र दूर हो जाते हैं, अतः धारा प्रवाह बंद करने पर यह अपनी प्रारंभिक ऐंठन रहित अवस्था में शीघ्र वापस आ जाती है। कुंडली का नीचे का सिरा एक मुलायम स्प्रिंग से जुड़ा रहता है, जिसका संबंध एक अन्य संयोजक पैच T2 से होता है। यह संपूर्ण उपकरण एक अचुंबकीय पदार्थ के बॉक्स में बंद रहता है, जिससे कि वायु आदि के झोंकों का प्रभाव कुंडली पर न पड़े। बॉक्स के सामने की दीवार कांच की बनी होती है तथा इसके आधार पर 3 समतलकारी पेच लगे रहते हैं। वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर या कीलकित कुंडली धारामापी या वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर। डायग्राम में वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर प्रदर्शित है। इसमें एल्यूमीनियम के आयताकार अथवा वृत्ताकार फ्रेम पर तांबे के पतले व पृथक्कृत तार के अनेक फेरे लपेटकर एक कुंडली बनाई जाती है। कुंडली के फ्रेम को एक धुरी पर लगाकर धुरी के सिरे 2 पाइवोट्स में इस प्रकार फंसाए जाते हैं कि कुंडली धुरी के परितः आसानी से घूम सकती है। कुंडली के दोनों सिरों पर पाइवोट्स के पास 2 स्प्रिंग लगी रहती हैं, जिसका संबंध संयोजक पैच T1 व T2 से होता है। यह कुंडली एक प्रबल नाल चुंबक के ध्रुव खंडों N व S के बीच के स्थान में घूमती है। चुंबक के ध्रुव अवतल बेलनाकार कटे होते हैं। कुंडली के अंदर मुलायम लोहे का एक रोड लगा रहता है, जो कुंडली को कहीं भी स्पर्श नहीं करता है। क्रोड होने से चुंबकीय क्षेत्र प्रबल एवं त्रिज्यीय हो जाता है, अर्थात कुंडली का तल सदैव चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर रहता है। कुंडली के साथ एक संकेतक लगा रहता है, जो कुंडली के घूमने पर उसके साथ एक वृत्ताकार स्केल पर घूमता है। वृत्ताकार स्केल पर 0 चिन्ह बीच में अंकित होता है तथा इसके दोनों ओर बराबर बराबर दूरी पर अन्य चिन्ह अंकित रहते हैं। इसका सिद्धांत मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर या कीलकित कुंडली धारामापी या चल कुंडल धारामापी के समान ही होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो सेंसिटिविटी यानी कि सुग्राह्यता, चल कुंडल धारामापी की सुग्राह्यता। यदि धारामापी में धारा प्रवाहित करने पर अधिक विक्षेप प्राप्त होता है तो धारामापी की सेंसिटिविटी यानी कि सुग्राह्यता अधिक कही जाती है। अर्थात धारामापी की सुग्राह्यता अधिक होने के लिए राशि phi/I का मान अधिक होना चाहिए, अर्थात कम धारा प्रवाहित करने पर अधिक विक्षेप प्राप्त होना चाहिए। राशि phi/I को धारामापी की सुग्राह्यता कहते हैं। इस प्रकार धारामापी की कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न विक्षेप को धारामापी की सुग्राह्यता या सेंसिटिविटी कहते हैं, अर्थात धारामापी की सुग्राह्यता S = phi/I। इक्वेशन 4.77 से I = C/NAV phi। धारामापी की सुग्राह्यता S = phi/I NAV/C = 1/K, जहाँ K धारामापी का दक्षतांक है। सुग्राह्यता बढ़ाने के उपाय। इक्वेशन 4.78 से क्लियर है कि धारामापी की सुग्राह्यता अधिक होगी यदि उसका दक्षतांक यानी K = C/NAV कम हो। इसके लिए नंबर 1 कुंडली में फेरों की संख्या N अधिक होनी चाहिए। सेकंड, कुंडली का क्षेत्रफल A अधिक होना चाहिए। थर्ड, चुंबकीय क्षेत्र B प्रबल होना चाहिए। नंबर 4, निलंबन तार या स्प्रिंग की ऐंठन दृढ़ता C कम होनी चाहिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर, यानी कि धारामापी का अमीटर में परिवर्तन। अमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए, अतः धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए उसकी कुंडली के साथ समानांतर क्रम में कम रेजिस्टेंस का तार लगाया जाता है, जिसे शंट कहते हैं। चित्र में धारामापी G का प्रतिरोध S, धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल G तथा शंट का प्रतिरोध स्मॉल कैपिटल S है।
माना धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध G तथा शंट का प्रतिरोध S है। यदि मुख्य धारा का Ig भाग धारामापी की कुंडली में से होकर प्रवाहित हो तो शंट में प्रवाहित होने वाली धारा का मान I माइनस Ig होगा। धारामापी और शंट समानांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः दोनों के सिरों के मध्य जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा, अर्थात I माइनस Ig इंटू एस इक्वल टू होगा Ig इंटू जी, या S इक्वल टू जी Ig अपॉन I माइनस Ig। इस प्रकार जब इस मान के शंट को धारामापी के साथ लगा दिया जाता है तो वह 0 से I एम्पियर पर आस के एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर, अर्थात धारामापी का वोल्टमीटर में परिवर्तन। धारामापी को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए, चूँकि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस अधिक होता है, अतः धारामापी को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए उसकी कुंडली के साथ सीरीज में यानी कि श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। माना कैपिटल G धारामापी का प्रतिरोध है तथा प्रतिरोध R, उच्च प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जोड़े जाने वाला प्रतिरोध है। यदि Ig धारा प्रवाहित करने से संकेतक पूर्ण स्केल विक्षेप देता है तो V इक्वल टू होगा Ig इंटू जी प्लस R, यानी G प्लस R इक्वल टू V अपॉन Ig, या R इक्वल टू V अपॉन Ig माइनस G। इस प्रकार जब इस मान के उच्च प्रतिरोध को धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में कनेक्ट कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो यह 0 से V वोल्ट पर आस के वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार आज के डिजिलेशन में इतना ही। इसके बाद का चैप्टर अगले डिजिलेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।